कंसंट्रेशन बढ़ने से हीट बढ़ती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ने से जमीन के दर्जा हरारत का बढ़ना यह ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। समझ आ गई बेटा? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। छोटा कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन समझने वाला है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या काम है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, यहां पर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, सूरज और जमीन इन दोनों के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है। सूरज और जमीन इन दोनों के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर है जो एक काम कर रही है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। सर जी क्या काम? बेटे काम यह है कि सूरज से जो रेज हैं, सन से जो रेज हैं, उनको अर्थ जमीन तक आने देती है। कार्बन डाइऑक्साइड सूरज की शुआओं को जमीन तक आने देती है, जिससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ता है। और जब ये शुआएं वापस जाती हैं तो उसका कुछ हिस्सा जज़ब कर लेती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो काम है ये बड़ा ही फायदेमंद है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है जमीन का वो बैलेंस रहता है, सुबह भी और रात को भी। फिर आ गया एसिड रेन, तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया एसिड रेन। तो बेटे एसिड रेन भी आपका केमिस्ट्री का ही एक टॉपिक है, उससे यहां पर लिया हुआ है। तो एसिड रेन क्या है? फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल को आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि वो जो डेड रिमेनिंग मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, पौधों और जानवरों के जो मुर्दा अजसाम, जो डेड मटेरियल है, जो उनके वेस्ट हैं, उनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और फॉसिल फ्यूल को जब आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो जलाने से फॉसिल फ्यूल को हवा के अंदर 2 चीजें जाती हैं। फॉसिल फ्यूल को जलाया, उसको जलाने से, बर्न करने से 2 गैस हैं जो हवा में चली जाती हैं। वो कौन सी? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। ये चले गए हवा में। क्यों गए? फॉसिल फ्यूल को जलाया तो ये हवा में चले गए। हवा में जब जाकर ये ठहर जाते हैं तो बारिश का पानी, रेन वाटर, जब इनके साथ आकर रिएक्ट करता है, किनके साथ? नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के साथ जब बारिश का पानी आकर रिएक्ट करता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रिक एसिड में, और सल्फर ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो वो दोनों ही एसिड बेटे आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दोनों जो ये एसिड हैं, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ये ताकतवर होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो के नुकसानदेह होते हैं। तो फिर जब वो बारिश जमीन पर पड़ती है तो वो नुकसानदेह होती है। उस बारिश को कहते हैं एसिड रेन। क्योंकि जो नॉर्मल बारिश होती है ना बेटा, उसकी एक पीएच वैल्यू है, वो है 6 से 6.5, जबकि उसके अंदर जब ये एसिड शामिल हो जाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 4, जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एसिड। तो ये फिर क्या होता है? नुकसानदेह होती है। तो बेटे अभी मैंने आपको ये 3 डेफिनेशन सिखाई हैं, बताई हैं, पढ़ाई हैं कि तीनों डेफिनेशन ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन, ये 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने पढ़ने हैं, इसको समझना है और आपने आगे जो टॉपिक है वो स्टार्ट लेते हैं। 3 डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो है डिफॉरेस्टेशन। बेटा हमारा जो डेफिनेशन आपने सीखनी है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि दरख्तों को काटना, जंगलात की सफाई। तो मैंने यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, डिफॉरेस्टेशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि जंगलात का कटाव, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। जंगलात में कमी आना, दरख्तों का काटना,
वो हो रहा है जी डिफोरेस्टेशन। अब ये क्यों हो रहा है बेटा, देखो इसकी रीजन है कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से लोगों ने घरों में तो रहना ही रहना है, तो लोगों ने क्या किया, दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और वहां पर सोसाइटी बनाना शुरू कर दी। अब जब सोसाइटी बनाने लगे तो उन दरख्तों को और मजीद काटा गया ताकि जी घर में अच्छा फर्नीचर भी तो रखना है। तो इस वजह से जंगलात में कमी आ गई, जिसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन, कि जंगलात को काट कर, और उसकी वजह क्या बनी, लोगों की बढ़ती हुई आबादी, ओवर पॉपुलेशन। अगला कॉन्सेप्ट हमारा यही है, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है कि जब आबादी बढ़ेगी, नीड, जरूरियात भी बढ़ेंगी और फैसिलिटीज, सहूलियात क्या हो जाएंगी, कम। देखो ना बेटा, अगर एक क्लासरूम में 10 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है तो वहां पर मैं अगर बिठा दूं 20, तो जाहिर सी बात है कि ओवर हो गया, ओवर पॉपुलेशन हो गया। अब पहले जहां पर 10 बच्चों की जो नीड थी, अब वो 20 बच्चों की हो गई, तो नीड बढ़ रही है और फैसिलिटीज क्या हो रही है, कम हो रही है। खुराक की कमी, फूड जो उसकी जो नीड है वो बढ़ती जा रही है, जबकि उसकी जो सप्लाई है, उसकी जो फैसिलिटीज है वो कम है, क्योंकि हमारे पास इतना सरमाया नहीं है। तो इसको कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, कि जब एक चीज तादाद से जितना आपकी बजट है उससे ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं ओवर पॉपुलेशन, और इसी वजह से डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है। ये तो थे बेटे आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन। अब ये जो चीज है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एयर पोल्यूशन का। जब आप चैप्टर को स्टडी करोगे तो तरतीब से आपको समझ आएगा कि एक टॉपिक बनता है एयर पोल्यूशन। एयर मतलब हवा, पोल्यूशन मतलब आलूदगी, मतलब कि फिजाई आलूदगी, हवा की आलूदगी। तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, फिजाई आलूदगी को बोलते हैं। अब इसका क्या इफेक्ट्स हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या आते हैं। तो बेटा इसके इफेक्ट्स क्या हैं, 3। नंबर 1 स्मोक फॉर्मेशन, नंबर 2 एसिड रेन, नंबर 3 ओजोन डिप्लीशन। तो ये 3 इसके क्या हैं, इफेक्ट्स हैं कि हवा की आलूदगी से 3 चीजें इफेक्ट, मतलब 3 चीजें होती हैं, 3 इफेक्ट्स होते हैं। वो क्या है, 3 इफेक्ट्स होते हैं, वो क्या, एक तो स्मोक फॉर्मेशन बनता है। स्मोक फॉर्मेशन क्या है बेटा, अक्सर औकात आपको, बल्कि इससे भले फेमिलियर हो चुके होंगे, अक्सर औकात आपको याद हो कि जब सर्दियां आती हैं तो एक होती है फोग, धुंध। उससे पहले, धुंध पड़ने से पहले ही हवा जो सा है, माहौल जो सा है वो एक आलूदा नजर आता है, आपको फॉग सी नजर आती है, लेकिन वो फॉग नहीं होती, वो स्मोक होता है, क्योंकि वो क्या है, पोल्यूशन। जब सारी आलूदगी हवा में चली जाती है तो स्मोक बनता है। स्मोक क्या होता है, दोबारा नीचे जमीन पर आ जाता है, तो हमें ऐसा जो सारी चीजें हैं वो धुंधला नजर आता है, साफ नजर नहीं आता, और वो कोई फोग नहीं, धुंध नहीं है, उसको स्मोक कहना है। तो वो स्मोक फॉर्मेशन होती है। तो बेटा वो बनती कैसे है, हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ हवा में, तो जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही रिएक्शन करते हैं सूरज की रोशनी में, तो वो बेटे प्रोड्यूस करते हैं किसको, स्मोक को। तो ये ऐसे बनता है, इसको कहते हैं स्मोक फॉर्मेशन। ये भी आपको तारीफ में पूछ ले जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि एयर जो पोल्यूशन है उसके इफेक्ट कितने हैं, उनके नाम बताएं और उनकी वजाहत करें। तो वजाहत में आपने तीनों के नाम बयान कर दिए और बारी बारी तीनों की डेफिनेशन कर दी। एसिड रेन, अभी मैं आपको पिछले टॉपिक में एसिड रेन के बारे में बता चुका हूं, वही चीजें यहां पर लिखनी है। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन का मतलब है ओजोन का खात्मा। अब ये ओजोन क्या है बेटे, याद रखना कि सूरज और जमीन के दरमियान एक और लेयर भी है, और वो किसकी है, ओजोन की। ओजोन एक लेयर है जिसका फार्मूला होता है O3। ये क्या काम कर रही है बेटा, ये बड़ा अच्छा काम कर रही है कि सूरज से कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, आसान लफ्जों में कहा जाए तो खतरनाक शुआएं सूरज से निकलती हैं जो जमीन तक आने की कोशिश करती हैं, लेकिन ओजोन उनको रोक लेती है, उनको वहीं पे स्टॉप कर देती है।
क्यों? क्योंकि अल्लाह का एक निजाम बनाया है, अगर वो शुआएं जमीन तक पहुंच जाएं तो स्किन का कैंसर बहुत क्या हो जाएगा, आम। तो ओजोन तो हमारा फायदा कर रही है, लेकिन बदले में हम उसका क्या कर रहे हैं, नुकसान, जिसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। सर जी नुकसान कैसे कर रहे हैं? बेटा आप लोग, अब गर्मियां आ चुकी हुई हैं, आप लोग घरों में जो कि एसी वगैरह चलाते हैं, फ्रिज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा याद रखना इनमें एक गैस होती है जिसको कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस उनमें से निकलती है, हवा में जाती है और ओजोन के साथ जाके रिएक्शन करती है और उसको नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए इसको कहते हैं ओजोन डिप्लीशन। तो एयर जो हवा की आलूदगी है उसके तीन इफेक्ट्स हैं, स्मोक फॉर्मेशन मैंने बता दिया, एसिड रेन, और तीसरे क्या आ गया जी, ओजोन डिप्लीशन। जिस तरह एयर पोल्यूशन है उस तरह आगे हमारे टॉपिक चल रहे हैं वाटर पोल्यूशन, फिर लैंड पोल्यूशन मतलब आपकी पानी की आलूदगी और ज़मीन की आलूदगी, और उसके बाद आपका एक लास्ट टॉपिक होगा रिसाइकलिंग का R3 का टॉपिक, और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो आगे हम चलते हैं, जो आगे हमारा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है वो अब एयर पोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया, अब हम चलते हैं वाटर पोल्यूशन पे। जी बेटा, हमारा ये टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। पहले हमने बात की किसकी, जो पहला हमारा टॉपिक इससे पहले हमने पढ़ा है वो हमने बात की एयर पोल्यूशन की, हवा की आलूदगी। अब हम बात कर रहे हैं वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पानी की आलूदगी से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एयर पोल्यूटेंट से क्या इफेक्ट थे, स्मोक फॉर्मेशन बन रहा था, एसिड रेन का इफेक्ट्स आ रहा था, और लास्ट में आ रहा था ओजोन डिप्लीशन। इसी तरह वाटर पोल्यूशन में भी पानी से फैलने वाली आलूदगी में कौन कौन से इफेक्ट्स आते हैं? बेटा सबसे पहले आता है यूट्रोफिकेशन। ये आपको वैसे भी तारीफ पूछ ली जाती है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है। बेटा मैं आपको बताता हूं, तो थोड़ा सा समझाता हूं कि यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है। आपने अक्सर का देखा होगा कि पानी के अंदर जो सा है वो एल्गी जो सी है वो ग्रोथ कर जाती है, जिससे क्या होता है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एल्गी इस्तेमाल करती है, और पानी के अंदर जो दूसरे जानदार हैं जैसे कि मछलियां, फिश वगैरह, तो वो इस ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। जैसे कि मैंने लिखा कि यूट्रोफिकेशन के अंदर पानी के साथ ऐड हो जाते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक एल्गी, और वो पानी को यूज करना शुरू करते हैं। पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, क्योंकि पानी का फार्मूला होता है H2O, तो इस ऑक्सीजन को ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स खुद इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एल्गी खुद इसको इस्तेमाल करती है, और बाकी जो जानदार है वो इस तरह ही रह जाते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। इसको कहते हैं यूट्रोफिकेशन। अब आ जाता है कि इसका पहला इफेक्ट्स, वाटर पोल्यूशन के इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट्स यूट्रोफिकेशन है, फिर फूड चेन कंटामिनेशन है। फूड चेन कंटामिनेशन का मतलब क्या है कि खुराक का मतलब के कंटामिनेटेड मतलब होता है कि ऐसी खुराक जो आलूदा हो, जो नुकसानदेह हो। क्यों? क्योंकि देखें अब उस पानी से जो खुराक तैयार की जाती है, तो उस पानी के अंदर जो पोल्यूटेड वाटर होता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है बेटे ये वो चीजें हैं, ये वो नामियाती मुरक्कबात हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है कि आप घरों में सफाई करते हैं, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं कि जी घर बड़ा साफ हो जाएगा। जो वो पानी में जो सर्फ जाता है, जो डिटर्जेंट जाता है, उसके अंदर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो एलिमेंट्स हैं वो उसके अंदर ही रहते हैं, ये मरते नहीं है। तो कहता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल स्टे लॉन्ग टाइम इन वाटर, जिससे जो खुराक होती है वो कंटामिनेटेड हो जाती है, जो फूड चेन है वो क्या हो जाती है? आलूदा हो जाती है, और इसलिए ये भी क्या फिर होता है जी? नुकसान पहुंचाती है। एपिडेमिक्स मतलब पोल्यूटेड वाटर कॉज डायरिया। तो मतलब कि जो आलूदा पानी है अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बेटे ना सिर्फ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, बल्कि इंसानों के लिए भी वो नुकसानदेह है। आलूदा पानी पीने से
हैजा, क्लेरा वगैरह हो जाता है, डायरिया की बीमारी बड़ी आम हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? अब हर टॉपिक के बारे में बता रहा है कि वो है क्या। वाटर पोल्यूशन बताया, पानी की आलूदगी है, पानी के अंदर जब वेस्ट मटेरियल शामिल हो जाते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन बन जाता है। उसके इफेक्ट्स पढ़े कितने हैं? 3, यूट्रोफिकेशन, फूड चेन कंटामिनेशन और एपिडेमिक्स, ये 3 हैं। अब ये तीनों के अलावा मतलब कहते हैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। अब अगला स्टेप आ जाता है कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो बेटे पानी को बॉयल करके पिए ताकि वो प्योरीफाई हो जाए। पानी को मतलब गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, उसे गुरेज करें। तो इससे आपका क्या होगा जी, वो आपके जो बीमारियां हैं उस पर कंट्रोल हो जाएगा, तो इससे बचा जा सकता है। फिर बेटे अगला टॉपिक है आपका लैंड पोल्यूशन। वो सिंपल है कि हम आपको पता है बेटा कि खुली जगह पर घरों में कूड़ा करकट फेंकने से, बाहर गली मोहल्ले में कूड़ा करकट फेंकने से क्या होती है? आलूदगी पैदा होती है, जिसको लैंड पोल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में उसने डिटेल भी बयान नहीं की हुई, तो आप भी सिर्फ इतना ही देखिएगा कि लैंड पोल्यूशन क्या होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा जो मैंने सिंपल लिखा हुआ है, किसका जी? 3R। लास्ट टॉपिक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3R। 3R का क्या है बेटा? ये बेसिकली हमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया 3R का, R1, R2 एंड R3। R1 का मतलब है रिड्यूस। बेटा इसका क्या मतलब है? 3R जो एक साइकिल है वो हमें क्या समझाता है कि रिड्यूस, चीजों को कम इस्तेमाल करें। पानी अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है, तो कहते हैं उसको जाया ना करें, उसको उतना इस्तेमाल करें जितनी आपकी जरूरत हो। हम क्या करते हैं? पानी खुला हुआ है, घरों की सफाइयां हो रही हैं, पानी जाया हो रहा है। बिजली है, लाइट है, तो वो भी इसी तरह जलती जा रही है, हमें पता नहीं चलता। तो कहते हैं कि चीजों को कम इस्तेमाल करना सीखें। R1 कहता है रेड्यूस, चीजों को कम इस्तेमाल करें। तो R2 का कहता है रीयूज, ताकि आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकें। अगर चीजों को कम इस्तेमाल करेंगे तो आप उसको दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर 100 रुपया है और आप अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक ही वक्त में 100 रुपए की चीज खरीद लें, तो वो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और अगर आप 10-10 रुपए करके चीज खाएंगे तो 10 दफा 10 टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रीयूज। जब आप चीजों को कम इस्तेमाल करते हैं तो उसका रीयूज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो आपके दोबारा इस्तेमाल में आ जाते हैं। अब तीसरा आर क्या कहता है? रिसाइकल। कि पहले आर ने बताया चीजों को कम इस्तेमाल करें। दूसरे आर ने बताया कि ताकि आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तीसरा आर क्या बता रहा है? कि एक चीज जो इस्तेमाल हो जाए उसको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाएं। जैसे कि हम पानी इस्तेमाल करते हैं बेटा, ये वही पानी होता है जो हमारे ड्रेन सिस्टम में गटरों में से आगे गुजर कर जाता है, आगे उसको दोबारा रिसाइकल किया जाता है, दोबारा उसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। तो साइंस कहती है कि 3R का मेथड इस्तेमाल करने से आप बहुत सी चीजों के बहरान से बच सकते हो। पानी की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर सारे लोग मिलकर इस पर एफर्ट शुरू कर दें कि इस 3R के जो मेथड है उस पर चलना शुरू कर दें, तो आपका ये जो मेथड है आपकी लाइफ में बड़ा ही फायदा पहुंचाएगा। आखिरी कॉन्सेप्ट अर्बनाइजेशन, जो लास्ट में मैं एक चीज स्किप कर गया, तो मैं इधर यहां पे देख रहा हूं अर्बनाइजेशन में आपको बता रहा हूं। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटे? ग्रोइंग, कहता है यहां पर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ग्रोइंग ऑफ सिटी। ग्रोइंग ऑफ सिटी का मतलब है शहरों का बढ़ना। ग्रोइंग ऑफ सिटीज, शहरों का बढ़ना, वो अर्बनाइजेशन कहलाता है। आपको पता हो कि जो देहात हैं, जो विलेज हैं, वहां पर फैसिलिटीज बड़ी कम है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, अच्छी जिंदगी गुजारने की सहूलियात नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं? वहां से मूव करके शहरों में आ रहे हैं ताकि अपने बच्चों को तालीम अच्छी दे सके, वहां पर बीमारियों का अच्छा इलाज करवाया जा सके, क्योंकि शहरों के अंदर ये फैसिलिटीज है। अगर हम गांव में ऐसी फैसिलिटीज दे दें तो वो लोग यहां पर नहीं आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, वहां पर सहूलियात बड़ी कम है। तो लोग सहूलियात को लेने के लिए, अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए वहां से शिफ्ट हो रहे हैं, कहां जी? शहरों में।
और शहरों का एरिया बढ़ता जा रहा है, इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो बेटे उम्मीद है कि आप सबको इस चैप्टर की समझ आई होगी। बेसिक सारी चीजें मैंने इस चैप्टर की आपको बता दी है। इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पहले आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, ये आखिरी पार्ट है जिसमें आपको मैंने तमाम इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर के लिए, अगले टॉपिक के लिए अल्लाह हाफिज।